Good morning, children. Today is 16th April, and in this class we will learn Ohm's law and the related topics in electricity. तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ, क्योंकि अभी तक जो पढ़ाया है उसके आगे का जो भी पोर्शन है सारा का सारा ओम्स लॉ पे बेस्ड है. तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है at constant temperature the magnitude of electric current flowing through a metallic conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किसी मेटालिक कंडक्टर से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब ये कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा. ओके, सो इस स्टेटमेंट में दो चीजें आई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और दूसरा है मेटालिक कंडक्टर. तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि इन व्हाट कंडीशंस ओम्स लॉ होल्ड्स गुड. तो दो कंडीशन ओम्स लॉ के प्रॉपरली एप्लीकेबल होने के लिए होना चाहिए. पहला कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरा जो कंडक्टर है वो मेटालिक होना चाहिए. ठीक है, अब सपोज करिए कि ये कोई मेटालिक कंडक्टर है और इसके थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है. तो जाहिर सी बात है करंट फ्लो तभी करेगा जब इन दोनों टर्मिनल को हम किसी न किसी सेल से जोड़ेंगे. तो सेल से जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो इन दोनों टर्मिनल्स को सेल के टर्मिनल से जोड़ने के बाद अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है और करंट आई है तो ओम्स लॉ कहता है द करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस at constant temperature the current I is directly proportional to V. सीधा सीधी मायने है करंट ज्यादा तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और कम होगा तो करंट और कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी डबल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ट्रिपल होगा तो करंट भी ट्रिपल होगा. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान रखिए. तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या इसी को मैं लिख सकता कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. और जब भी किसी प्रोपोर्शनल के साइन को आप इक्वल के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. सो V इक्वल टू यहां पे कांस्टेंट हम लोग लेते हैं R इंटू I, where this R is a constant of proportionality. R is a constant of proportionality and is called the resistance of the conductor. Resistance of the conductor. So finally we have the formula V equal to IR. V equal to IR. अब इससे आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो इसी पे बेस्ड है. V इक्वल टू आई आर, दैट इज क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कह लीजिए इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस. अब आते हैं टॉपिक रेजिस्टेंस पे. रेजिस्टेंस
जिसको सामान्य तौर पर हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, बट जरूरत पड़ने पे हम इसको स्मॉल आर वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को अगर आप लिटरली देखिएगा तो रेसिस्ट का मतलब होता है टू अपोज, विरोध करना, प्रतिरोध करना, और रेजिस्टेंस अपोज करने की टेंडेंसी। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास करता है, ठीक है, तो उस करंट के रास्ते में जो अपोज होता है, जो कंडक्टर अपोज करता है करंट को फ्लो करने में, उस अपोज करने की टेंडेंसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस इट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी of a conductor, the property of a conductor by virtue of which it opposes the electric current flowing through it is known as resistance. The property of a conductor by virtue of which it opposes the electric current flowing through it is known as resistance. तो जाहिर सी बात है कि अगर बहुत ज्यादा अपोज कर दिया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। जितना कम अपोज करेगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। तो जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनका रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें या जिनको बैड कंडक्टर्स कहा जाता है, उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर सिंपली मेटोलाइट जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब, तो सेमी कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस ना तो बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है, उनका इंटरमीडिएट होता है, कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बीच का वैल्यूज होता है उनका, ठीक है। तो सिंपली यहां ये ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर सकता है। तो दिस इज द रेजिस्टेंस। और क्यों रेजिस्टेंस होता है जरा इसको आप जान लीजिए। पिछले दिन जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा था तो ये बताया था कि भाई अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, अगर आपने इसको किसी मेटालिक कंडक्टर से जोड़ा तो जो भी मेटालिक एटम्स हैं इस मेटालिक एटम का इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम दैट इज पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को अपने बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके तरफ मूव करेगा तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो काफी तेजी से मूव करता है और इससे टकराता है, कोलाइड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का प्रॉपर रीजन यही है कि इस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स का इन पॉजिटिव आयन से टकराना। So the basic cause of resistance is the collision of electrons with the positive ions in the conductor. Clear है? So this is the resistance. अभी एक ओम्स लॉ में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि V इक्वल टू आई आर। अगर इसी से हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू V बाई आई, दैट इज resistance equal to potential difference by electric current। इस फॉर्मूला से रेजिस्टेंस को सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे यूनिट में मुझे सिर्फ ऐसा यूनिट पढ़ना है, ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, एंड वोल्ट पर एम्पियर इज नोन एज ओम। वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम के नाम से जानते हैं, और इस ओम का सिंबल होता है ऐसा, ठीक है। दिस इज ओम, क्लियर। अब आप देखिए कि सिंस ओम इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, देखो अगर 1 ओम को लिखना हो तो 1 ओम कैन बी रिटन एज 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो इससे हम लोग 1 ओम के रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करिए कि ये कोई मेटालिक कंडक्टर है,
अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का और इससे करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, तब इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी टेकन एज 1 ओम. सो वी कैन सिंपली डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एज कि when 1 ampere of electric current is flowing through a conductor, when 1 ampere of electric current is flowing through a conductor at potential difference of 1 volt, then the resistance of that conductor is taken as 1 ohm. Is that clear? ठीक है. अब आइए अगला टॉपिक है कंडक्टेंस, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन जानकारी ले लेना जरूरी है. कंडक्टेंस, कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है. तो कंडक्टेंस is an expression of the ease. Conductance is an expression of the ease with which electric current flows through a substance. Conductance is the reciprocal of resistance. It is an expression of the ease with which electric current flows through a substance. तो इस कंडक्टेंस को अगर आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो दिस इज 1 बाई रेजिस्टेंस. दिस इज 1 बाई रेजिस्टेंस. ठीक. कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की वजह से करंट फ्लो करने में ऑब्स्टेकल आता है, कंडक्टेंस की वजह से फ्लो करने में ईज होता है. तो कंडक्टेंस इज 1 बाई रेजिस्टेंस. तो अगर यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की बात करिए तो दिस इज 1 बाई ओम. 1 बाई ओम. इसी 1 बाई ओम को हम लोग MHO उल्टा लिखते हैं ओम को. दिस इज MHO मो. MHO मो. दैट इज आप लिख सकते हैं कि द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स. 1 बाई ओम ओम इनवर्स लिख सकते, या इसी ओम इनवर्स को लोग पढ़ते हैं मो. MHO मो. जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को हम लोग जनरली कैपिटल G से डिनोट करते हैं. लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि कंडक्टेंस टॉपिक हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है. इज दैट क्लियर? अब आइए इलेक्ट्रिक circuit and electric circuit diagram. इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हम लोग को पढ़ना है. इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. जैसे सिंपल से अगर आपको घर पे इलेक्ट्रिक सेल अवेलेबल करवा दिया जाए, कुछ तार अवेलेबल करवा दिया जाए, बल्ब अवेलेबल करवा दिया जाए, स्विच अवेलेबल करवा दिया जाए और कहे कि इनको जोड़ करके बल्ब को ग्लो करके दिखाइए, तो बड़ा इजीली आप कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे फिगर से बता रहा हूं कि अगर ये सेल है, आप सेल में देखेंगे कोई भी सेल जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें लिखा रहता है प्लस और माइनस. मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है, ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है. और ये एक बल्ब है. सपोज करिए कि ये बल्ब टॉर्च लाइट में यूज होने वाला बल्ब है. मैंने पिछले दिन कहा था कि हम लोग को यहाँ जो भी पढ़ना है वो डायरेक्ट करंट से रिलेटेड सर्किट्स को पढ़ना है. तो ये जो घर में हम लोग बल्ब यूज करते हैं वो एसी बल्ब है. डीसी बल्ब का मतलब हो गया जो आपको डायरेक्ट करंट से चले, बैटरी से चलने वाले करंट पे चले. तो जनरली अगर इसको ग्लो करवाना है इस बल्ब को, तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे इसके पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं और यहां से इसके नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं और ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है. और हम लोग बार बार पढ़े थे पिछले दिनों कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है, हमें डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट लेना है. दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो करंट यहां से ऐसे जाएगा और इस बल्ब के फिलामेंट से होते हुए ऐसे आएगा. तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट का रास्ता है, दिस पाथ इज नोन एज
इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और इसी को जब आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करते हैं। सेल के लिए हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल दिखाता है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल दिखाता है। बल्ब को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और वायर को हम लोग सिंपली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने अगर इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे दिखा दिया, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ये है इलेक्ट्रिक सर्किट और ये है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक सर्किट is the closed and continuous path of electric current, closed and continuous path of electric current through different components is known as electric circuit। और इसी को जब आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। सो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैन बी डिफाइंड एज the diagrammatical representation of an electric circuit by using the proper symbols of the involved components is known as electric circuit diagram। तो हम लोग को अब जब भी पढ़ना है आगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर कहता है ड्रॉ करने के लिए तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम समझना है उसको, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जब भी हम बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट निश्चित तौर पर उसमें दिखना चाहिए। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं दिखाते हैं तो दैट डायग्राम विल बी इनवैलिड। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स का सिंबल होता है, जरा उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लें। उन सिंबल की जानकारी रखनी जरूरी है, क्योंकि सिंबल अगर मुझे मालूम है तभी हम सर्किट डायग्राम बना सकते, अगर नहीं मालूम है तो हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो डिफरेंट सिंबल्स क्या होता है जरा उसको देखिएगा। सिंपली अगर हम लाइन के रूप में ड्रॉ करते हैं, लाइन ऐसे हो कि ये ऐसे हो कि ये ऐसे हो कि ये ऐसे हो, सिंपली ये लाइन का फॉर्म हो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता। तो अगर ये लाइन के फॉर्म में है तो ये शो करता है कंडक्टिंग वायर, ये शो करता है कंडक्टिंग वायर, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो तार आपस में कनेक्टेड हो। तो अगर दो तार कनेक्टेड है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक तार ये एक तार ये, इसको हम ऐसे करके यहां पे थोड़ा डार्क कर देते हैं इस पॉइंट को, या फिर डार्क नहीं भी किया तो इसका मतलब है ये कनेक्टेड वायर्स है। दो तार हो सकता है, एक तार से बहुत सारा तार जुड़ा हुआ, तो एक तार, दो तार, तीन तार, चार तार, कुछ भी है, तो ये बहुत सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस एक मेन लाइन से एक तार, दो तार, तीन तार, चार तार, चार वायर जुड़ा हुआ है, तो दीज आर कनेक्टेड वायर्स। ऐसा भी हो सकता है कि दो तार एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है बट ये कनेक्शन में नहीं है, दीज आर नॉट कनेक्टेड। अगर इसको दिखाना है तो हम ऐसे दिखाते हैं, ये वायर ले लिया और इसको ऐसे, या फिर ये ऐसे, इसको ऐसे अगर दिखाए तो दीज आर वायर्स नॉट इन कनेक्शन, ठीक है। तो ये वायर्स था। अब इलेक्ट्रिक सेल है, ये इलेक्ट्रिक सेल है, तो इस इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल यूज होता है ऐसा, जिसमें ये बड़ा वाला पॉजिटिव को और छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव को दिखाता है। और बहुत सारे सेल जब एक साथ जुड़े हुए हों तो हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, जैसे एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, एंड सो ऑन, बहुत सारा सेल अगर है तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, बैटरी। तो इस एक सेल के लिए हम लोग बनाएंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव,
इस दूसरे सेल के लिए हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, इस तीसरे सेल के लिए हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और यहां से तार को जोड़ते हैं कंपोनेंट, मतलब जो भी अप्लायंस है उससे, तो फाइनली ये पॉजिटिव और फाइनली इस नेगेटिव से हम लोग जोड़ते हैं अप्लायंस को। तो अगर ऐसे हमने शो किया तो इसमें देखिए क्या है कि ये नेगेटिव इस दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो पहला का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, दूसरा का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते, या फिर नया कॉन्सेप्ट कहता है कि इस बीच में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल कर लिया, सिंपली इनको बिना जोड़े हुए भी हम दिखा सकते हैं। तो दिस इज द बैटरी ऑफ 3 सेल्स, बैटरी ऑफ 3 सेल्स, ठीक। अब अगर 2 सेल है तो हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, एक सेल, 2 सेल, हम ऐसे या इसी को भीतर में बिना जोड़े हुए भी दिखा सकते हैं। दिस इज द बैटरी ऑफ 2 सेल्स। अगर 4 सेल है तो एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल ऐसे दिखाएंगे, या फिर इनको जोड़ करके दिखाएंगे, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल ऐसे दिखाएंगे। पहला के नेगेटिव से दूसरे के पॉजिटिव, दूसरे के नेगेटिव से तीसरे के पॉजिटिव, तीसरे के नेगेटिव से चौथे के पॉजिटिव, ऐसे हम जोड़ेंगे। तो हमारी मर्जी, हम जिस तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये था इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, या नया तरीके से इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। दिस शोज इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैंप, क्लियर। अब आते रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ये शो करते हैं, दिस इज रेजिस्टेंस, एक्चुअली दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ठीक। अब इसी में रेजिस्टेंस में कोई भी, ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस एक रेजिस्टेंस को शो करता है, और वैसा कोई भी अप्लायंस जिसमें रेजिस्टेंस हो उसको लोग रेजिस्टर भी बोलते हैं, रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस हो। अब इसी रेजिस्टेंस में आप देखेंगे इस तरह का या इस तरह का सिंबल यूज होता है,